हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मर्षि आईएएस में। मैं स्वीटी सिंह, आप लोगों की इतिहास की एजुकेटर। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नव पाषाण काल। ये जीएस प्लस ऑप्शनल की दोनों ही दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिनका भी, जिस अभ्यर्थी का भी इसमें जीएस में तो मान लीजिए सबका रहता है, लेकिन जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल होगा, उन्होंने सब्जेक्ट रखा होगा अपना, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें ऑप्शनल के लेवल का ही मैं पढ़ा रही हूँ बहुत डीप जाकर, और उसके क्वेश्चन भी इसके जो मैं सॉल्व कराऊंगी। और इसके जस्ट बाद आप लोगों को एक लेक्चर और जाएगा जिसमें पिछले ईयर के एटलीस्ट 3 ईयर या 4th ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराकर एक लेक्चर में डाल दूंगी, जो कि आप लोग उससे देख सकते हैं। फिलहाल 2 ही क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, और वो सिर्फ नव पाषाण काल से ही पूछे जाते हैं। इसके पहले भी आप लोग देखे हैं कि जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल जो हम लोग पढ़े थे, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उसको मैंने पढ़ा दिया था। क्वेश्चन की दृष्टि से, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नव पाषाण काल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसका एक सेपरेट लेक्चर बना रही हूँ। क्लास भी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो आप लोग को प्लीज़ है पेशेंस। इसको क्लास को आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसको पूरा एक ही लेक्चर में नव पाषाण काल मैं चाह रही हूँ कि इसको कवरेज हो जाए। 2 लेक्चर नहीं बनाना चाह रही हूँ, और दूसरे लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त बिताए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप देखते हैं नव पाषाण काल को। देखिए, पहले ही हमने दे दिया है कि नव पाषाण काल का 6000 ईसा पूर्व के बाद, मतलब ये जो 600 ईसा पूर्व के पश्चात का काल है, उसे हम नव पाषाण काल कहते हैं। और नव पाषाण काल के लक्षण एवं विशेषताएं, क्यों इसे हम नव पाषाण काल कहने लगे हैं। और आप लोग पता है कि नव पाषाण काल पे जिनका होगा ऑप्शनल, वो लोग जानते भी होंगे कि नव पाषाण काल की क्रांति पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसमें हम लोग देखेंगे, क्यों कहेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। इसकी विशेषताएं और लक्षण देखते हैं कि देखिए, अब मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक की अवस्था से खाद्य उत्पादक की अवस्था में पहुंच गया, और इस काल में नियमित रूप से पशुपालन एवं कृषि आरंभ हुई। पहले भी ये लोग धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक बैग की कृषि इन्होंने स्टार्ट कर दी या एक बैग पशु पालने लगे, पहले ही ये अवस्थाएं चलती थीं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ये लोग पशुओं को, जैसे एक जगह इन लोग कुछ किए, पशु चराए, कृषि कुछ किए, थोड़ा बहुत इन लोगों को जो भी नॉलेज था, लेकिन वहाँ की चीजें जब ध्वस्त हो जाती थी, जब इनके पास वहाँ पर नहीं, जैसे प्रकृति के ऊपर ये लोग डिपेंड थे, तो ये लोग उसे छोड़ के कहीं और चले जाते, जैसे आजकल की जनजातियां करती हैं, तो उसको छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। लेकिन नव पाषाण काल में आकर ये नियमित रूप ले लेती है, इसमें अस्थायी रूप से ये लोग बसने लगते हैं, तो इसलिए यहाँ पे नियमित रूप से कृषि आरंभ होती है। और ऐसा नहीं कि पशुपालन खत्म हो जाता है या ये थोड़ा थोड़ा आखेट भी करते रहते हैं, तो ये सब चीजें भी चलती रहती हैं, लेकिन कृषि भी आरंभ हो जाती है। हाँ, एकदम चरम अवस्था पे नहीं पहुंच जाती, चरम अवस्था पे ये सिंधु सभ्यता में पहुंचेगी, तो इसको ये ना आप लोग मान के चलें कि यहीं पर एकदम डेवलप हो जाता है। एकदम डेवलप जो सभ्यता की एकदम परिकल्पना नहीं की जा सकती है। दूसरा है, सामुदायिक जीवन की भावना मजबूत हुई तथा पहली बार अस्थायी गांव बसे। यही बात है, जब अस्थायी गांव बस गए, अस्थायी रूप से लोग बसने लगे, तभी तो नियमित रूप से कृषि और पशुपालन पर आरंभ हो गए। और अब अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए मृत भांडों का प्रचलन शुरू हो गया। यही कारण है कि यहाँ पे क्या हो गया कि मतलब पहले इधर लोग कृषि करने लगे, तो यहाँ पे जैसे सरप्लस होने लगा होगा। ठीक, ये लोग संग्राहक पहले तो थे ही, अब यहाँ पे जो अनाज थे जो ये लोग उगाने लगे थे, इनको सुरक्षित करने के लिए जो मृत भांडों के ये लोग, आप लोग देखेंगे कि इनको रखने के लिए बड़े बड़े धान्य कोठार मिलते हैं, सिंधु सभ्यता में जाके और ज्यादा मिलने लगते हैं, लेकिन प्रारंभ जो है स्टार्टिंग यहीं से हो चुकी थी। यद्यपि देखिए, उपकरण जो है प्रस्तर उपकरण ही चलते रहे, परंतु उपकरणों के जो स्वरूप है उसमें अंतर आ गया था।
ये लोग जैसे पत्थरों का, ऐसा नहीं कि कोई और धातु का ये लोग कुछ कोई प्रयोग नहीं किए, ऐसा नहीं है कि किसी धातु का ये लोग प्रयोग किए, किसी भी धातु का प्रयोग नहीं हुआ, पत्थर का ही प्रयोग होता रहा, प्रस्तर ही उपकरण होते रहे। बस इनके आकार में पहले क्या था कि ये लोग ऐसे ही पत्थर को पत्थर से तोड़कर, जैसे ये पत्थर है, पत्थर को पत्थर से तोड़ते थे, इसी से पत्थर को तोड़ते थे और ये दो टुकड़ों में हो जाता था, तो इसको ये लोग औजार के रूप में इसका यूज करते थे, इसका प्रयोग करते थे। लेकिन अब तो इसमें खुरदरे भी रहते थे, मान लीजिए ये हथियार बने तो इसमें खुरदरा भी रहता था, तो जैसे वो लोग हाथ से पकड़ते थे तो हाथ में जो है उनके घाव हो जाता था, उसमें उनके जो हाथ है छिल जाता था, तो इसी से उनकी क्षमता कम हो जाती थी, तो इसलिए वो ज्यादा कार्य नहीं कर पाते थे। लेकिन आप लोग देखेंगे कि नवपाषाण काल में आकर ये लोग पत्थर को पत्थर से तोड़ नहीं रहे हैं, पत्थर को पत्थर से घिस रहे हैं, उसको घिस घिस के उपकरण बना रहे हैं, जिसकी वजह से वो पॉलिशदार, पॉलिश का मतलब ये नहीं कि वो लोग किसी पॉलिश का प्रयोग कर रहे थे या कोई पेंट कर रहे थे, इससे आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पॉलिशदार का ये मतलब है कि लोग पत्थर से, आप पत्थर को घिस घिस कर उपकरण बना रहे थे, जिससे कि वो चमकीले और चिकनाई, उसमें चिकनाई आ जाती थी, चिकनेदार पत्थर बनने लगे, जिससे कि वो लोग बेहतर रूप से प्रयोग करने लगे, क्योंकि हाथ से जब पकड़ते थे तो उनके जो हाथों में घाव नहीं बनते थे और वो लोग अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग कर पाते थे। तो ये यहाँ पे चेंजिंग हुई है कि जो पत्थर है, जो उपकरण है पत्थरों का, उसमें आकार में चेंजिंग आई है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति कहना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक सही है, जो भी विद्वान कहते हैं, बहुत लोग तो नहीं कहते हैं, बहुत लोग हाँ बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ह्यूमैनिटी का विषय है, ये सामाजिक विज्ञान का विषय है हिस्ट्री, ऐसा नहीं कि कोई मैथ है या साइंस है कि मैथ है कि मैंने आंसर निकाल दिया तो ये 100% सत्य है और ये 100% रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हो सकते हैं। हाँ, सभी मतों में कोई एक निर्णायक या प्रभावी मत होता है जिसको मान्यता प्राप्त होती है, तो उसको ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बस यही बात है। तो इसको बहुत लोग जो है, इरफान हबीब है, ठीक, ये भी इसको क्रांति का काल मानते हैं। एक गोडसे हैं जिन्होंने क्रांति का, इसे काल ही उन्होंने शब्द दिया है, उन्होंने ही बोला है कि नवपाषाण काल को क्रांति काल कहते हैं और क्रांति का काल कहते हैं। और आप देखेंगे कि इसी के आधार पर मुझे ईयर तो नहीं याद है, लेकिन किसी ईयर में यूपीएससी के जो मेंस में ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा है, उसको हम कल डिस्कस करा के आप लोगों को देंगे, तो उसमें पता चल जाएगा। तो इसके पक्ष में देखिए, इसमें पक्ष विपक्ष दोनों होंगे। तो इसमें देखिए, इसमें ये इसलिए लोग कहते हैं, इसके कारण ये है कि जो मानव है, पशु और भूमि के बीच परस्पर संबंध बदल गए। जो मानव के पहले क्या था, पशुओं को मानव मारकर खाता था, जब शिकारी था इसको मारकर इसी को भोजन बनाता था। लेकिन अब क्या हुआ, ये पशुओं को पालने लगा, इसे पालतू बना दिया। तो इससे क्या हो, जब पालने लगा तो इनके बीचों का परस्पर संबंध बदल गया, इनमें अटैचमेंट हुआ और इनमें एक जो समन्वय बन गया, तो इनके परस्पर संबंध क्या बदल गया। भूमि का ये लोग इतना उपयोग नहीं करते थे, तो यहाँ पर आके भूमि मतलब कृषि कर रहे हैं, तो भूमि के साथ भी इनका संबंध बदल जाता है। फिर ये देखेंगे कि जो 3,000 वर्षों के अंदर लगभग 7,000 ईसा पूर्व से 38 सप्ताह के पूर्व बीच इतनी सारी परिवर्तन नहीं हो गए, जो लगभग 30,000 वर्षों में नहीं हुए थे। मतलब इनका कहने का मतलब है कि 30,000 में ही इतना परिवर्तन हुए जितना 30,000 में नहीं हुए थे। तो 30,000 की अपेक्षा 3,000 बहुत ही कम है, तो ये बताते हैं लोग। फिर आप देखेंगे जो मानव जो था वो खाद्य उत्पादन की अवस्था में पहुंच गया। पहले क्या था, शिकारी था, आखेटक था, संग्राहक था, अब उत्पादन की अवस्था में पहुंच गया और वह प्रस्थान बिंदु था जहां से चलकर मानव सभ्यता की दहलीज पर कदम रखा। एक बैग, कोई देखिए फ्रेंड्स, कोई ऐसी नहीं है कि कोई तिथि कोई बता दे और एक बैग किसी चीज का निर्धारण कर दिया जाए, इसमें कोई भी परिवर्तन धीरे धीरे होता है और इसमें जो भी परिवर्तन हुआ है, इसका जो परिवर्तन है वो मध्य पाषाण काल से ही इसका स्टार्टिंग हो गई थी। जैसे आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में जाके इतनी बड़ी नगरीकरण हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो नगरीकरण एक बैग हो गया। हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे, लेकिन उसमें जो नगरीकरण होता है, इसका मतलब नहीं कि एक बैग हो गया और तुरंत हो गया।
उसका जो बहुत लंबी, उसके पीछे बहुत ही लंबी, बहुत लंबे समय की प्रक्रिया है। आप लोग पता है कि पूरा पाषाण काल का काल जो है बहुत लंबा है। उसके बाद मध्य पाषाण काल है। तो ये पीछे से ही इसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई थी। ऐसा नहीं कि एक बैग कोई स्टार्टिंग हुई और एक बैग मानो जो है सभ्य बन गया, एक बैग वो नगरीकरण कर दिया, वो भी इतनी बड़ी। जो ये जस्ट एक खाद्य उत्पादक से लेके, खाद्य संग्राहक से लेके उत्पादक आता है, तुरंत सिंधु सभ्यता में जाता है। तो इसके जो प्रोसेस है पहले ही स्टार्ट हो गए थे। लेकिन हाँ, नवपाषाण काल में ये दिखने लगता है और मनुष्य पहली बार सभ्य हो जाता है, कपड़े पहनने लगता है, बहुत सारी चीजें स्थायी रूप से बसने लगता है। तो ये इसको सभ्यता मानते हैं। आप लोगों को पता है कि लाइफ पैटर्न जो कल्चर है और जो संस्कृति है वही का विकसित रूप को हम लोग सभ्यता कहते हैं। तो यहाँ पे इनका विकास प्रारंभ हो गया था और ये सभ्यता की पहली दहलीज को इसने स्टार्ट किया और पहली बार इन्होंने इस पे कदम रखा। इसके आगे सिंधु सभ्यता में तो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन इसके कुछ क्रिटिसाइज भी किया जाता है। वो ये है कि देखिए, नवपाषाण काल के उद्भव की जो प्रक्रिया काफी लंबी रही। यही हम बता रहे थे, ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, 1 साल 2 साल की नहीं है, ये बहुत ही वर्षों की है। और पशुपालन और कृषि एवं मृदभांड के प्रचलन का एक लंबा इतिहास रहा। परिवर्तन की प्रक्रिया मध्य पाषाण काल में ही आरंभ हो गई थी। यही बात जो हमने पहले बता दिया, बस वही जस्ट लिखा हुआ है। और हजारों वर्षों के क्रमिक परिवर्तन के पश्चात मानव एक अवस्था पर पहुंचा जिसे नवपाषाण काल के नाम से जाना गया। ये बात यहाँ पे कहा गई है कि नवपाषाण काल, ठीक है, किसी चीज का जैसे परिणाम होता है, कोई भी, जैसे हम कल को सेलेक्ट हो जाए, हम जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, तो कल को मान लीजिए हम कलेक्टर बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक बैग बन गए, उसके लिए पीछे बहुत सारा प्रोसेस किया गया है, बहुत सारी मेहनत की गई है, बहुत सारे उसमें स्टेप बाय स्टेप बदलाव आए हैं, बहुत बार फेल हुए हैं, तो बहुत बार उस कमियों से सीखे हैं। तो इसी प्रकार को यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि नवपाषाण काल जो है एक बैग परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं थी, उसके पीछे बहुत सारे परिवर्तन धीरे धीरे हुए हैं। उसके पश्चात मानव विकास की अवस्था में पहुंचा, एक बैग विकसित नहीं हो गया। दूसरा एक गौर करने की बात यह है कि परिवर्तन की यह जो प्रक्रिया है आरंभ में कुछ खास ही क्षेत्रों में थी। शुरू शुरू में पूरा नहीं था, ये कुछ ही क्षेत्र में थी, सभी क्षेत्रों में नहीं थी। दूसरा कि अलग अलग समय में अन्य क्षेत्रों में ने विकास का जो यह स्तर है प्राप्त किया। मतलब जैसे अलग अलग जो भी समय है और अलग अलग समय में अलग अलग जो भी स्थल है वो प्राप्त किया। जो आरंभिक जैसे है, आरंभिक नवपाषाण कालीन स्थल के रूप में बलूचिस्तान का आप लोग मेहरगढ़ देखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान में है वर्तमान समय में। और वह मध्य पाषाण काल की उत्तर अवस्था में अस्तित्व में लाया तथा आरंभिक हड़प्पन काल तक चलता रहा। ये देखेंगे इसका कितना लंबा प्रोसेस है कि हड़प्पन काल तक जाएगा। और उसी प्रकार बेलन घाटी में कोल्डिहवा है, इलाहाबाद के पास, कोल्डिहवा भी आरंभिक नवपाषाण कालीन स्थल है। और परंतु इसके जो विकास की प्रक्रिया है वह मध्य पाषाण काल की उत्तर अवस्था में ही आरंभ हो गई थी। ये बताया जा रहा है कि कोई कोई ऐसे ऐसे स्थल हैं जो कि मध्य पाषाण से लेके पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन तक चल रहे हैं। तो इसकी जो प्रोसेस है बहुत लंबा चलता है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। अब फ्रेंड्स देखेंगे कि नवपाषाण काल में जो आर्थिक गतिविधियां हैं तथा जीविकोपार्जन, इसकी क्या दशा और दिशा थी, तो इसे देखने की कोशिश की जा रही है। उसके पहले फ्रेंड्स एक चीज बताना मैं चाह रही हूँ कि देखिए, कोई भी जैसे सभ्यता होती है, पहली बात की एक जो समाज को किस प्रकार से सभ्य बना, कैसे बना, उसके लिए 2 थ्योरी प्रयोग में की जाती है। उसकी थ्योरी ये है कि देखिए, एक होती है विकासवादी थ्योरी, ठीक, यहाँ पे देखिए विकासवादी थ्योरी, विकासवादी सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है, इसकी थ्योरी की कहना ये है कि जो कोई भी सभ्यता है, इसका जो विकास है, इसमें जो क्या है, मनुष्य पहले बर्बर होता है। कोई भी समाज का विकास एक बर्बर अवस्था से जो सभ्य अवस्था में पहुंचता है, इसके बीच क्रमिक परिवर्तन होता है, इसके बाद एक सभ्य अवस्था में पहुंचता है। एक होती है विसरणवादी
सिद्धांत। विसरणवादी सिद्धांत का मतलब ये है कि इसका इन लोगों का मानना ये है कि जो सभ्यता या विकास की जो क्षमता होती है वो सभी स्थलों में नहीं होती है। क्या होता है, सभी स्थल में नहीं होती है, सभी स्थल या स्थानों पर नहीं होती है, सभी जगहों में नहीं होती है। ये कुछ ही स्थल या कुछ ही जगह होती है और दूसरे जो स्थल है वहां पर ये विसरित यहाँ से जा जाकर विसरित होती है या यहाँ इनकी नकल करते हैं लोग। तो कुछ ही चीज में होती है, ये इनका कहना है। इसी के आधार पर जो एशिया में प्रमुख जो 4 स्थल हैं जिनको कृषि और पशुपालन का मुख्य केंद्र स्वतंत्र रूप से माना गया है। और ये माना गया है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन तक भी आप देखेंगे कि ये चीज वहां तक भी दिखती है, हमेशा आपको दिखेगी, पाषाण काल में तो दिखेगी ही, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी दिखेगी। इसमें माना जाता है कि 4 जो प्रमुख केंद्र थे जिससे फिर विसरित होकर अन्य जगहों पर फैले। तो इसमें पहला है एक है जेरिको, यहाँ पे है जेरिको में देखिए जैसे सीरिया है, लेबनान है और फिलिस्तीन है। तो इसका एक ट्रायंगल बनता है, इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। इसको प्रथम पहली बार पशुपालन और कृषि का साक्ष्य यहीं से प्राप्त माना जाता है। दूसरा मेहरगढ़, वही जो पाकिस्तान वाला है, बलूचिस्तान वाला, इसे माना जाता है। इसे इसे प्रथम नवपाषाण कालिक स्थल माना जाता है। जो मेहरगढ़ है इसे नवपाषाण कालिक स्थल माना जाता है। लेकिन आप लोग देखेंगे बाद में डीके चक्रवर्ती वगैरह इनकी जो शोध है, इनके शोध के बाद यूपी में एक जिला है जिसका नाम है संत कबीर नगर और यहाँ पे एक स्थान है लहुर देव या लहुरा देव कहते हैं इसे। ये कहिए कि यूपी पीसीएस का या यूपी पीएससी का एक बहुत ही स्पेशल और फेवरेट क्वेश्चन है। वो हमेशा पूछता है, हर एग्जाम में लगभग डालता है इसे, कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले। तो अब इसे इनके शोध के बाद इसे ही माना गया है। इस प्रकार से देखेंगे कि इसलिए मेहरगढ़ का जो महत्व है ये थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन बहुत है। तीसरा है फ्रेंड्स कोल्डिहवा, जो बेलन घाटी के पास मतलब इलाहाबाद के पास आपको मिलेगा। यहाँ पे चावल के जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और एक थाईलैंड है, यहाँ पे मसाले वसाले के साक्ष्य मिले हैं। तो ये 4 स्थान है और इनका मानना है कि ये यहीं पर मिला था और इसी से अलग क्षेत्रों में चीजें फैली। तो ये है आर्थिक गतिविधियां। ये थोड़ी सी थ्योरी मैं जानबूझकर बता रही थी ताकि आप लोगों को समझ में आया। इस काल में पहली बार कृषि की शुरुआत हुई। पॉलिशदार उपकरण अपेक्षाकृत अधिक चिकने होते थे, वही चीज जो मैंने बताया घिस घिस के लोग बना रहे थे। अतः इनके माध्यम से मिट्टी को तोड़ना आसान हुआ। अभी देखिए जैसे पॉलिशदार हो गए तो जैसे खुरदरे होते थे तो वो मिट्टी में अगर धंसाएंगे तो नहीं धंसती थी, लेकिन जब पॉलिशदार और थोड़ा नुकीले लोग बनाते थे, घिसने से वो नुकीली भी बन जाती थी। तो उससे मिट्टी को जो उकेरना या उसे कोड़ना आसान हो गया पहले की अपेक्षा। फिर देखेंगे कि इस काल में नियमित रूप से पशुपालन होने लगा। कृषि के प्रयोग से पशुपालन को भी प्रोत्साहन मिला क्योंकि अब पशुओं के चारे की भी मतलब चारे की खेती भी की जा सकती थी। जो भी ये कृषि आप जान ही रहे हैं, जो भी हम लोग अभी भी आज के भी डेट में ऐसा होता है, जो धान है जो उसके पुआल होते हैं, तो धान तो हम लोग मान लीजिए खाते हैं, मनुष्य यूज करता है, लेकिन जो उसके पुआल है वो पशुओं को भी उसको काट कर खिलाया जाता है। तो इसी प्रकार से पशुओं को चारे के लिए भी प्रॉब्लम, जो भी समस्याएं थी वो खत्म हो गई और खेती को जो प्रोत्साहित करने वाले अलग भी कारक है, आगे देख रहे हैं। प्रथम यह कि देखिए यह जो काल है मतलब खेती को कौन कौन सी चीज प्रोत्साहित की ये बता रहे हैं कि देखिए हेलो जो एक है, ये काल जो युग है हेलोसीन युग है। और इसमें जो जलवायु क्या थी पहले की अपेक्षा थोड़ी गर्म हुई थी। पहले क्या था, हिमयुगी था, हमेशा बर्फ पड़ती थी, तो उसमें खेती करना या कोई भी चीज करना आसान नहीं था। उसमें बहुत दुर्भाग्यपूर्वक अपने जीवन को बिताते हुए इंसान अपने उत्तरजीविता को कायम रखा। तो उसमें खेती करना मध्य पाषाण काल आप देखेंगे और पूरा पाषाण काल तो उसमें संभव नहीं था। बाद में देखेंगे कि ये थोड़ी सी जो जलवायु गर्म हुई, तो इसका एक कारण क्या रहा, जलवायु परिवर्तन। दूसरा है कि जनसंख्या वृद्धि का कारण भी खाद्यान्न की जरूरत को बढ़ गई। देखिए पहले क्या होता था कि
ये लोग पुराने चीजों का ही प्रयोग करते थे, जो इनका तरीका था। और कृषि मतलब किस बात के अब खाना, जैसे कि जनसंख्या जब बढ़ेगी तो खाद्यान्न पर दबाव भी तो बढ़ेगा, और जब दबाव बढ़ेगा तो आदमी और ज्यादा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा और नए नए तरीकों की खोज करेगा। अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए देखिए मृत भांड की भी जरूरत पड़ी, तो ये भी एक कारण रहा। अब नियमित रूप से मृत भांड का भी प्रचलन आरंभ हो गया। तो ये लोग बाद में फिर इसका जो नियमित रूप से मृत भांड का जो प्रचलन है वो आरंभ हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स था आर्थिक रूप में इतने पॉइंट थे, तो आप लोग देख सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। 2 पॉइंट है यहाँ पे, और कृषि को प्रोत्साहित करने वाले कारण में ये 3 पॉइंट है। तो आप लोग देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन आते हैं, इतने ही पॉइंट अगर आप लोग आत्मसात कर लें और उसे अच्छे से समझ लें तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 वर्ड में ही हमें क्वेश्चन को लिखना होता है। बहुत ज़्यादा हम पढ़कर भी क्या करेंगे, जानकर भी क्या करेंगे जब उसे लिख नहीं पाएंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम कितना एग्जाम में लेकर जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10 पॉइंट पढ़ लें और याद एक भी ना रहे, एग्जाम में हमारे एक भी ना जाए। तो हम उतना ही पढ़ें जितना याद कर सकते हैं, जितना समझ सकते हैं उतने ही पॉइंट को याद करना है। और हमारी जो शब्दों की लिमिटेशन यूपीएससी मांगता है, तो अनलिमिटेड नहीं है कि आप चाहे जितना लिखते रहे, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं। इतने क्वेश्चन को लिखने के लिए हमें 3 घंटे टाइम मिलता है। तो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन में अगर ज़्यादा करेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हमें सब चीज़ में सामंजस्यता बना के चलना है। तो इसलिए उतना उतना ही बता रहे हैं जितना से आपको क्वेश्चन जो हल हो जाए। बाकी उसमें जो डिस्कशन में आ रहा है आप लोग अपने हिसाब से उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं आर्थिक के बाद सामाजिक। इनकी सामाजिक दशा कैसी थी, तो इस काल में देखिए सामुदायिक जीवन का आरंभ हो गया था, अस्थायी गांव बसने लगे, कृषि के आरंभ के पश्चात सामाजिक विषमता उत्पन्न हो गई और इसे निम्नलिखित परमाणु के द्वारा प्रमाण गलत टाइप हो गया फ्रेंड्स प्रमाण प्रमाण के द्वारा इसे बताया जाता है। देखिए इसमें लोग लकड़ी एवं सरकंडे आप लोग जानते हैं, सरपत के जो भी वो निकलते हैं, जो सरकंडे एक प्रकार की लकड़ी है, इसको इससे इसके बने हुए मकानों में लोग रहते थे तथा उन पर गीली मिट्टी का लेप चढ़ाई जाती थी। और कुछ मकान आयताकार से निर्मित थे और कुछ गोलाकार। और गोलाकार मकान से ये दर्शाया जाता है, ये संभवतः प्रयास मतलब अनुमान लगाया जाता है कि जो मकान थे ये सरदारों के थे। इस प्रकार से देखिए ये सरकंडे आप लोगों को पता होगा गांव में पहले, अब तो पक्के मकान हो गए हैं, पहले जब झोपड़ी उपड़ी बनती थी और सरकंडे की जो है इसकी दीवार बनाकर इस पर गीली मिट्टी से लेप लगाया जाता था ताकि इसमें मजबूती बनी रहे। अब ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन गांव में अभी भी कहीं कहीं होता है, तो जिन्होंने देखा होगा उनको पता है। और एक गोलाकार मकान और आयताकार मकान, इससे क्या दिखता है कि विषमता बढ़ रही है, तो इसमें सामाजिक विषमता बढ़ रही थी। दूसरा है कि अन्नगारों की उपस्थिति भी यह दर्शाती है कि संभवतः लोगों ने अनाज के रूप में महसूल लिया होगा और उन्हें अन्नगारों से सुरक्षित रखा जाता होगा। तीसरा है कि मृतक के साथ दफनाई गई वस्तुएं भी सामाजिक विषमता की ओर संकेत करती हैं। और मृतक के साथ सीप है, सीप की चूड़ियां एवं अन्य सामग्रियां भी यह दर्शाते हैं कि समाज में कुछ लोगों की हैसियत ऊंची थी। जैसे मान लीजिए सीप की चूड़ी है, तो उस टाइम ये बहुत ज्यादा अमीर की निशानी थी या उनकी हैसियत बहुत ऊंची थी। तो ये दर्शाता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर थे, कुछ लोग गरीब भी रहे होंगे, तो ये सामाजिक विषमता को दर्शाती है। इस सब साक्ष्यों पे आप लोग पता है कि इस टाइम जो है हमारे पास सिर्फ पूरा तात्विक साक्ष्य है और उसी आधार पर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, साहित्यिक साक्ष्य नहीं है। साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा, ये साक्ष्य नहीं है। ये साक्ष्य हमारे मिलते हैं सिंधु सभ्यता में, लेकिन वो भी पढ़ा नहीं जा सका है आज तक। अगर पहला कोई साक्ष्य पढ़ा गया है तो अशोक के अभिलेख तो वो तो है, लेकिन बाद में बौद्ध काल में वहां से साक्ष्य मिलता है। इसके पहले हड़प्पा सभ्यता तक साक्ष्य नहीं मिलता है। वैदिक काल में भी है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी ऑथेंसिटी नहीं है, तो वैदिक काल में हम लोग देखेंगे। तो इसी आधार पर ये सब चीजों का अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी हम देखते हैं कि देखिए संस्कृति ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है
क्योंकि आप लोगों को पता है जो जीएस का पॉइंट जो आप वो है जीएस का जो सिलेबस है उसमें इसका ही रोल है। तो इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ से जो भी क्वेश्चन अगर आना होगा तो यहीं से आएंगे, और वो भी प्राचीन काल से मध्य आधुनिक काल दिया है तो उस क्रम में हम लोग पढ़ते हैं, बाकी सिंधु सभ्यता से देता है उसमें। इसमें मानव की जो आर्थिक की गतिविधियों में होने वाले बदलाव ने उसकी समस्त जीवन पद्धति को बदल दिया। जैसे जो भी आर्थिक गतिविधि हुई उसमें जो होने वाला बदलाव था उसके समस्त जीवन को जो क्या है बदला। और नियमित जो जीवन है एवं कृषि के आरंभ होने के पश्चात जो बूढ़े लोग थे एवं महिलाओं पर से काम का दबाव कम हुआ और उनके जीवन में अवकाश की स्थिति आई। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मतलब है कि आर्थिक गतिविधियों में होने वाले बदलाव, इसका ये मतलब कि देखिए जब पहले लोग क्या करते थे, जीविकोपार्जन खेती ही करते थे, तो बाद में इनको सरप्लस हुआ होगा, खाने से भी अतिरिक्त हुआ होगा, तो उस पे जो भी सोसाइटी होगी, सामाजिक होगा, तो जो सरप्लस अतिरिक्त उत्पादन हो रहा होगा उस पर अपना अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश किए होंगे लोग। तो ये चीजें जो संघर्ष हुआ होगा, ये बदलाव जो उसके समस्त जीवन को प्रभावित किया होगा। दूसरा ये है कि जो बूढ़े और महिलाओं लोगों के ऊपर से जो काम का दबाव कम हुआ, तो जैसे पहले तो मान लीजिए कि लोग घूम घूम कर ही अपना जीवन बिताते थे, लेकिन जब अस्थाई जो घर की जो परिवार की संकल्पना आ गई, तो इसमें जैसे बच्चे रहे होंगे तो बच्चे को संभालने के लिए भी किसी की जरूरत रही होगी, तो जो लोग बूढ़े लोग रहे होंगे उनको लोग साथ में लेके जाते रहे होंगे, तो वो नहीं जा पा रहे होंगे जल्दी से, तो उनको लोग घर पे रोक दिए होंगे कि आप बच्चों को संभालिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे धीरे धीरे परिवार की संकल्पना आ जा रही है और पारिवारिक जो समन्वय है और एक अटैचमेंट बढ़ रहा है, तो यहाँ से ही परिवार का जन्म होता है। तो इसलिए महिलाओं और महिलाएं घर में रहती रही होंगी, घर के जो काम काज करती रही होंगी, तो इस प्रकार से उन लोगों के ऊपर से जो काम का दबाव है वो कम होता है और जीवन में इनकी अवकाश की स्थिति आई। सामुदायिक जो संबंधों में प्रगाढ़ता आई और गांव में समुदाय उत्सव समारोह एक आम बात हो गई। देखिए ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जो रात्रि भोज, उपहार एक दूसरे को लेना देना, शादी विवाह, नातेदारी जैसे ऐसे चीजें होने लगी जो कि हमारे संस्कृति को दर्शाती है। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स कि केवल जीविकोपार्जन का साधन ही नहीं थी, कृषि जो है केवल जीविकोपार्जन के साधन ही नहीं थी, यह जीवन पद्धति बन गई और अनाजों के रूप में उपहार देना लेना, परस्पर सहयोग तथा आपस में लगाव है, ये गलत टाइप हो गया है, लगाव कृषि जीवन का हिस्सा बन गई। देखिए किस प्रकार से कृषि, एक सिर्फ कृषि हो रही है और पूरे लाइफ को कैसे ये प्रभावित कर रही है कि जब खाने से अतिरिक्त हो रहा है तो हम ऐसा नहीं कि ये लोग जीविकोपार्जन कर रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि बस उगा रहे हैं और खा रहे हैं बस, इससे और कोई नहीं, कृषि पूरे जीवन को इनके क्या है बदल दी है सब कुछ। किस टाइप से ये हमारे कल्चर के हैं, 4 पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी है कि मानव और पशु के बीच निकटता बढ़ी। इसका हम अनुमान इस आधार पर लगाते हैं कि अब जम्मू कश्मीर में एक स्थल है बुर्ज होम, इसमें एक व्यक्ति के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। तो इस साक्ष्य से हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि ये लोगों को जानवरों से भी प्रेम हुआ और इनके बीच निकटता बढ़ी, ये लोग उनको पालने लगे। आज भी देखिए वही परंपरा चली आ रही है और इसकी प्रासंगिकता किस प्रकार से हमारे वर्तमान तक बनी हुई है कि आज भी कुत्ते को हम पालते हैं पालतू जानवर के रूप में। उत्पादन में मानव की भागीदारी ने उसके धार्मिक दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया। जैसे उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए उन देवताओं और देवियों की पूजा होने लगी जिसका सीधा संबंध उत्पादन से था। और उदाहरण के लिए पश्चिम के विभिन्न स्थलों में स्त्री मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। देखिए इसमें स्त्री मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। सांड, तब की जो सांड होता है इसको बुल्स बोलते हैं, सांड भी इसको पूजा होती थी, तो ये भी उत्पादन का एक प्रतीक था। तो इस रूप में किस प्रकार से कृषि इनके जीवन को प्रभावित कर रही है, इनकी संस्कृति को प्रभावित कर रही है और इनके धर्म को भी प्रभावित कर रही है किस प्रकार से, तो ये सब चीजें वहां से निकल कर आती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि थोड़ा सा मैंने दे दिया है नवपाषाण कालीन स्थलों का जो भौगोलिक वितरण है।
तो इसमें देखिए आरंभिक नवपाषाण कालीन स्थल जो है मेहरगढ़ था, जिसका काल लगभग 7000 ईसा पूर्व तक पीछे चला जाता है। यहाँ से हमें संस्कृति के विकास के कई स्तर मिलते हैं। प्रथम स्तर ये है 7000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व, द्वितीय स्तर है 5000 से 4000 और तृतीय स्तर है 4300 से लगभग 34। तो ये इसका स्तर है। यहाँ से कई किस्म के गेहूं और जौ के प्रमाण भी मिले हैं। गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं और यहाँ से कपास के साक्ष्य भी मिला है। कपड़े पहनने लगे थे लोग, तो जाहिर सी बात है कि कपास हो रहा होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ से भेड़ बकरियां और मवेशी गाय पालने वाले के भी, मतलब गाय जो है पालने जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। सॉरी, ये टाइपिंग, पालने जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। सबसे बढ़कर यहाँ से अन्नागार एवं गर्ग समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये सब चीजें बताती हैं कि इनकी संस्कृति कैसी थी। मेहरगढ़ के पश्चात उत्तर पश्चिम में ही लगभग 6000 से ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व के बीच कुछ अन्य नवपाषाणकालीन स्थल भी अस्तित्व में आए थे। ये स्थल थे, एक देखिए ये स्थल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किलीगुल, मोहम्मद रहमान डेरी और किला तरकाई गुमला आदि कृषि विकास के दृष्टि से यह स्थल अपेक्षाकृत विकसित दिखते हैं। और कश्मीर में बुरजहोम, गुफकराल जैसे नवपाषाणकालीन स्थल भी अस्तित्व में आए थे उसी टाइम। विंध्य श्रृंखला के भी देखिए सीमांत जो भागों में भी किसानों एवं पशुपालन समुदाय का जो आरंभिक केंद्र है, वहां से भी जैसे कोल्डियावा, महागरा, पच्चो एवं इंदारी जैसे स्थानों जिसे नवपाषाण स्थल प्राप्त हुए हैं। इन क्षेत्रों से देखिए चावल के साक्ष्य मिले हैं। और दूसरी ओर इनका उद्भव पूर्ण रूप से स्थापित मध्य पाषाण संस्कृति की आधारशिला पर हुआ था और पशुपालन एवं धान की खेती नवपाषाण काल का संस्करण है। मतलब इनका जो विकास है नवपाषाण काल से ही स्टार्ट हो गया था। फिर आगे देखिए कि जो मध्य द्वाब में एक स्थल है चिरांद है, सेनुआर है, ताराडी, और बंगाल में आप देखेंगे कि पंडुरा ये है, पंडुरजा ढीवी है। असम में डायोजल हेडिंग इसको बोलते हैं, सरू तरु। नवपाषाणकालीन ये सब महत्वपूर्ण स्थल है। और गंगा जमुना दोआब के नवपाषाणकालीन स्थल में जो है चावल के महत्वपूर्ण ये रहे हैं चावल के लिए। फिर लगभग 2500 ईसा पूर्व में दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन स्थल अस्तित्व में आने लगी और यहाँ जो प्रक्रिया है 1000 तक चलती रही। ये स्थल थे आंध्र प्रदेश में उतनूर, तमिलनाडु में पयमपल्ली और कर्नाटक में हल्लूर, टी नरसीपुर और ब्रह्मगिरी और तेकलकोट्टा यह स्थल है, टेकलकोट्टा या तेकलकोट्टा कहेंगे। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन स्थलों में पशुपालन की मुख्य भूमिका रही, जबकि कृषि की जो भूमिका है वो गौड़ रही। और दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन स्थल है, ये राख के ढेर भी इससे संबंध है। ये बस स्थल है, आप लोग स्थल को सर्च कर सकते हैं, मैप में देख सकते हैं, बाकी बहुत ज्यादा नहीं। कभी कभी स्थल पूछ लेता है प्रीलिम्स में, जैसे कि बागौर पूछ लिया था, तो ये प्रीलिम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बाकी जो उसमें प्रमाण जो एग्जाम्पल देने के लिए ही हमारे जो फैक्ट हैं वो काम आते हैं। नहीं अगर स्थल याद रहेगा तब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में अगर फैक्ट पूछ देगा तो उसके लिए इन स्थलों, कुछ इंपॉर्टेंट स्थलों को ध्यान में रखना है, सभी नहीं। बाकी देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ है जैसे नवपाषाण काल, नवपाषाणी, जैसे कि देखिए जैसे कुछ चीजें थी कि यहाँ से लोग सीधे तांबे का प्रयोग करने लगे नवपाषाण काल वाले, तो उनको कहते हैं कि एक तो देखिए नवपाषाण काल इनको अलग, फिर नवपाषाणी ताम्रपाषाण ये अलग और ये ताम्रपाषाण अलग। तो इसमें देखिए कुछ तो नवपाषाण काल है जिनका इससे मतलब नहीं है, कुछ नवपाषाण काल के लोग हैं जो तांबे का प्रयोग करने लगे तो उनको नवपाषाणी और ताम्रपाषाण कहने लगे, और कुछ लोग स्वतंत्र ताम्रपाषाण में थे तो इनको ताम्रपाषाण कह दिए। तो इस प्रकार से ये 3 समुदायों में बटा हुआ है। नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच में कुछ संबंध है।
तो हड़प्पा सभ्यता तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए इसके संबंध को कैसे समझ पाएंगे। जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी पढ़ लेंगे तो इन तीनों के संबंधों को देखा जाएगा, और तीनों के संबंधों से एक जैसे ये है क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसे यहाँ पर हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं। तो इसी लेक्चर के बाद अब सिंधु सभ्यता का ही आएगा टॉपिक, लेकिन उसके पहले जो नवपाषाण काल से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं गए हैं, आज तक 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसका डिस्कशन आप लोगों को बहुत अच्छे से दे दिया जाएगा। और आप लोगों को भी फ्रेंड्स कुछ काम करना है कि आप लोग प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन है उसे साथ साथ देखते चलिए, और उसके जितने लोगों ने भी प्रीलिम्स दिया है, जिनको लगता है कि हमें मेंस देना है, हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा, तो अभी से उसकी तैयारी स्टार्ट कीजिए। उसके लिए रिजल्ट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पीसीएस और आईएएस दोनों का ही सेम ही पैटर्न हो गया है, तो उसके लिए अलग अलग भी नहीं पढ़ना है। और जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनके ऑप्शनल है हिस्ट्री, उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि मैं अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगी। पहले मुझे लगा सिर्फ जीएस के लिए, लेकिन नहीं, इसमें हम मुख्य परीक्षा के ऑप्शनल को भी शामिल करते हुए हम लोग पीटी, मतलब पीटी का तो अभी इतना नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि मुख्य परीक्षा ही होने वाली है, तो जीएस और ऑप्शनल दोनों लेकर इसमें हम लोग चलेंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे, जीएस के भी और ऑप्शनल के भी। तो इसलिए आप लोग इस क्लास से बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है @ब्रह्मर्षि IAS, तो उस पर आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, वीडियो को अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, और कोई इसमें चेंजिंग चाहते हैं, तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं अगर अच्छी लगती है तो। अगर अच्छी नहीं लगती है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग को लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं या आप कोई अच्छी चीज़ बता रहे हैं, तो आप लोग अपने स्वतंत्र हैं उसको शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। बाकी इतनी तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।